Hello, my dear friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBDU, लखनऊ। लगातार वीडियोस के माध्यम से हम अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक यूनिट 3 में है, द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और इस टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक हमारा है होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज, यानी कि हम द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज को क्या है, कैसे है, इसको कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्लियर आउट करेंगे। और उसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज क्या है। यानी कि इस टॉपिक को तो हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा है, डिफरेंस के साथ इसको देखा है, बट यहाँ पर भी इस टॉपिक में कहीं न कहीं इंक्लूड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हम इसको क्लियर आउट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक भाषा भी कह सकते हैं। मानक भाषा या प्रमाणित भाषा भी कह सकते हैं। इसे हम संवैधानिक भाषा भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसको कई प्रकार के नामों से भी जान सकते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का सेंस जो है एक ऐसी भाषा जो कहीं न कहीं प्रमाणित है, अपने मानकों के हिसाब से क्या है, फिट है, संवैधानिक रूप से भी उसको कहीं कहीं मान्यता प्राप्त होती है। तो हम एक ऐसी भाषा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। हर कंट्री, हर देश या पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सभी देश या सभी कंट्री जो है उनकी अपनी एक प्रमाणित भाषा है। और जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो हम उसे एक अपना स्टैंडर्ड लैंग्वेज मान सकते हैं, प्रमाणित भाषा मान सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज का और एब्रॉड कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड लैंग्वेज वह है जो कहीं न कहीं एक जो कह सकते हैं कि उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक फैलाव है, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है, या उसकी जो जरूरत है, तो इस आधार पर भी हम देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है। अगर हम सिंपल रूप से जैसे देखें, हमने हिंदी को अपने देश में एक प्रमाणित भाषा के रूप में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और आज के दौर में कहीं न कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वह एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज के रूप में क्या है, दिखाई देती है। तो हम देख सकते हैं कि हमने उसको अपने संविधान में कोई ऐसा विशेष दर्जा नहीं दिया, बस ये कहा कि हाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, एक दूसरी भाषा के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो उसकी उपयोगिता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, या कह सकते हैं कि जिस तरह से आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरे वर्ल्ड में उसने अपनी एक पहचान बनाई हुई है, तो उस सेंस आप से भी हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बट यहाँ अगर हम थोड़ा सा अगर फैक्ट के रूप में देखना चाहेंगे तो हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में कहीं न कहीं मानक भाषा के रूप में उसको कह सकते हैं, प्रमाणित भाषा के रूप में कह सकते हैं, संवैधानिक भाषा के रूप में कह सकते हैं। यानी कहीं न कहीं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं न कहीं उसका जिक्र है, उसके बारे में कुछ न बातें बताई गई हैं, कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, कुछ उसके लिए बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। तो उस आधार पर भी कहीं न कहीं हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को डिनोट कर सकते हैं या हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि ऐसी भाषा जो कहीं न कहीं पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी को कहीं न कहीं क्या है, एक्वायर करने का प्रयास करती है, और उसका जो एक कह सकते हैं कि यूजेज है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वह अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि वह हमारी ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास किया है
कुछ टॉपिक्स के आधार पर। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स डिनोट किया है, कॉन्सेप्ट हमारा इसी टॉपिक्स के या इसी पॉइंट्स के आधार पर क्लियर आउट हो जाएगा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि होम लैंग्वेज क्या है, स्कूल लैंग्वेज क्या है। ये टॉपिक कहीं कहीं पिछले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है, बट यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर भी क्लियर आउट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर पावर डायनेमिक आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, या हम कह सकते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं, इसका नेचर मान सकते हैं कि अगर यह गुण किसी भी लैंग्वेज में है, उसके भाषा में है, उस भाषा में है, तो उसको हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में मान सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। अगर आप यहां देखेंगे कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड की बात की जा रही है कि ऐसी भाषा जो कहीं न कहीं मैक्सिमम समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि विस्तृत रूप से वह एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है। जैसे हमने देखा अपनी हिंदी भाषा को अगर अपने भारत में लें तो पूरा उत्तर भारत क्या है, हिंदी भाषा को स्वीकार करता है। और कहीं न कहीं आज के दौर में जो हमारे कार्यप्रणाली है, जो हमारे कार्यशाला है, या हम कह सकते हैं जो हमारे वर्कशॉप होते हैं, वहां पर भी कहीं कहीं हिंदी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो दौर है वह कहीं न कहीं इस भाषा को स्वीकार कर रहा है, मैक्सिमम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि विश्व में भी जो भारतीय मूल के रहने वाले लोग हैं वो भी इसके प्रचार प्रसार पे जोर दे रहे हैं, और इसको कहीं न कहीं आज देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जैसे तमाम देशों में कहीं न कहीं हिंदी को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। वो चाहे सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, अन्य कंट्री में भी कहीं न कहीं उसकी पहुंच बन रही है और उसको स्वीकार किया जा रहा है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में कहीं न कहीं अगर हम देख लें अपने इंग्लिश लैंग्वेज को देख लें तो निश्चित रूप से आज तो वह पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है, चाहे वो ब्रिटेन के गुलाम देश के लोग रहने वाले हों या उसके गुलाम देश ना भी हों, तब भी कहीं न कहीं आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज जो है अपनी स्वीकार्यता को कहीं न कहीं पूरे दुनिया में अपना मनवा चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड के रूप में अगर जो भाषा है, अगर पूरे विस्तृत समाज के रूप से, सोसाइटी के लिए कह सकते हैं, पूरे देश के लिए जो भाषा स्वीकार होगी वह निश्चित रूप से क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, या वह हम कह सकते हैं डायनेमिक पावर रखती होगी। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, एन ऑफिशियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्मल सिचुएशन। यानी हम कह सकते हैं कि एन ऑफिशियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्मल सिचुएशन, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी वह पूरी तरीके से क्या है, ऑफिशियल फॉर्म में होती है, और क्या है, फॉर्मल सिचुएशन में होती है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसे कहीं ना कहीं हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको अपने स्कूल लैंग्वेज के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह जो है कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसी के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो एक जो होती है फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम होम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसके सेंस में कहीं कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो यह क्या है, ऑफिशियल फॉर्म में होती है। कहीं पर भी आप देखेंगे कि अगर कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप सपोज दैट करिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने जाएंगे एज ए टीचर, तो वहां पर कहीं कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि उस स्कूल और इंस्टीट्यूशंस की क्या लैंग्वेज प्रोबेबली यूज की जाती है, तो आप उस पर कहीं ना कहीं फोकस करेंगे और आप ये देखेंगे कि कैसे आपको उस एरिया में या सेक्टर में जो भी आपका कोई स्कूल है वहां पर किस भाषा की जानने वाले लोग हैं, या कल्चरली रूप से कितने लोग, सांस्कृतिक रूप से उसके जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो किस भाषा का यूज करते हैं। तो इन द सेंस आप ये देख सकते हैं कि आप वहां पर देखेंगे कि वहां स्कूल की एक अपनी अलग भाषा होगी और एक अपनी क्षेत्रीय अलग भाषा होती है। तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वह ऑफिशियली फॉर्म में होता है और फॉर्मल सिचुएशन में होता है। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक
को अगर हम देखें, अगर किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हिंदी को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हमारी ऑफिशियल भाषा के रूप में ही, खड़ी बोली को हम अपनी ऑफिशियल भाषा के रूप में देखते हैं। इंग्लिश को भी अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हिंदी में भी बहुत सी बोलियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। निश्चित रूप से तमाम ऐसी बोलियां जो है सम्मिलित होकर के हिंदी के रूप में कहीं न कहीं खड़ी भाषा का विकास हुआ है। अगर उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस पिछले वीडियोज में किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे ये डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी वह निश्चित रूप से ऑफिशियल फॉर्म में होगी, फॉर्मल सिचुएशन में होगी। इसका कहीं न कहीं अपना एक स्टैंडर्ड होगा, ग्रामेटिकली रूप से, रूल एंड रेगुलेशन के रूप से। अगर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वहां के जो ब्रिटेन में बहुत से ऐसे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं जिनकी भाषा कहीं न कहीं उससे डिफर होती है और उनकी अपनी भी एक लोकल लैंग्वेज होती है, और उस लोकल लैंग्वेज के अलावा फिर इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। जैसे आपके यहाँ अपनी हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं खड़ी बोली के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं, मानक भाषा के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें हम लोग बुंदेली, भोजपुरी, कुमायूनी, गढ़वाली, पंजाबी, राजस्थानी, मैथिली, इन भाषाओं को भी देखेंगे कहीं कहीं क्षेत्रीय रूप से यूज की जाती हैं। लेकिन एक ऑफिशियली रूप से अगर आप देखेंगे तो चाहे कोई भी क्षेत्र होगा वहां पर हिंदी का यूज होता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर ऑफिशियली फॉर्म में वो लैंग्वेज है और फॉर्मल कंडीशन में है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और टॉपिक है जैसे इंक्लूड्स आर्टिफिशियली प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। आप यहां देखेंगे कि जैसे एक मदर टंग होती है या प्राइमरी लैंग्वेज होती है, वहां पर क्या है, कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, ठीक है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो एक मदर टंग या जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जैसे सपोज दैट करिए कि एक चाइल्ड है और वो जन्म लेता है अपने फैमिली में, अपने परिवार में, और वो धीरे धीरे जब ग्रोन अप करता है और उसने कहीं ना कहीं जो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, तो आप ये देखते हैं कि उससे कोई भी ग्रामर का या रूल रेगुलेशन का ज्ञान या नॉलेज नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहले लैंग्वेज को सीखता है अपने फैमिली से, अपने परिवार से, मदर से, फादर से, अपने आस पड़ोस से, अपनी सोसाइटी से। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी जो है लैंग्वेज को लर्न करता है, डेवलप करता है, और भाषा को कहीं ना कहीं वो जो है एज इट सीखता चला जाता है। उसे ये नहीं पता है कि क्या वर्ब है, कहाँ पे संज्ञा है, कहाँ पे सर्वनाम है, या सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों पर उसका फोकस नहीं होता है कि हमें इसको पहले जान लेना है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर कंप्लीमेंट होगा, यानी उसे सेंटेंस फॉर्मेशन का कोई नॉलेज नहीं होता है। बट वो कहीं न कहीं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वह अपनी बातों को सेंटेंस के रूप में कहता है और अपनी जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी वो कहीं न कहीं आर्टिफिशियली प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो कहीं न कहीं ग्रामेटिकली रूप से स्ट्रांग होती है, रूल एंड रेगुलेशन उसके होते हैं, उसके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, और उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं उसको हम जो है डिफाइन करते हैं। सपोज दैट जैसे हमने कहा कि भोजपुरी हमारी डायलेक्ट है, बोली है, क्षेत्रीय बोली है, और उस भोजपुरी के बाद कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप उसमें ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो उसका एक अपना कोई विशेष ऐसा ग्रामर नहीं है जिसके आधार पर उसको हम डिफाइन करें। बट वहीं कहीं न कहीं अगर हिंदी को देखेंगे, अपनी इंग्लिश को देखेंगे, तो निश्चित रूप से वह जो है एक तरह से ग्रामेटिकली रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर कुछ उसके अपने नाम्स होंगे, उस नाम्स के आधार पर हम निश्चित रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें ग्रामेटिकली कहीं न कहीं वो सेंटेंस और क्रिएट होता है, और हम बता सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं रूल रेगुलेशन का फॉलो अप होता है। तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी वह कहीं न कहीं प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलती है, और जो हमारी मदर टंग होती है या प्राथमिक लैंग्वेज होती है वह कहीं न कहीं क्या है,
ऐसे चीजों पे आधारित नहीं हो सकती है या बेस नहीं हो सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलती है। एक और हम देख सकते हैं कि फॉर्म अ मिक्सचर बेस्ड अ सेवरल डायलेक्ट्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वह क्या है, ऐसे कई बोलियों या कई डायलेक्ट्स का क्या है, मिक्सर होती है। जो हमारा अपना जो कह सकते हैं समाज है, सोसाइटी है, या अपनी जो देश, अपना कंट्री, अपनी देश है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हिंदी को सब्जेक्ट को आप देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज को आप देखेंगे, तो उस लैंग्वेज में भी आप ये देखेंगे कई ऐसी बोलियां जो है उसके अंदर समाहित हैं। उसके भाषा का जो डेवलपमेंट है या जो विकास हुआ है उसमें कई ऐसी भाषाएं सम्मिलित हैं, वो चाहे कुमायूनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे भोजपुरी हो, या तमाम ऐसे कह सकते हैं भाषा का मिक्सअप होता है जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। इवन हम यहाँ तक कह सकते हैं कुछ हम पुर्तगाली जो कह सकते हैं पुर्तगीज लैंग्वेज है उसके भी वर्ड वहां पे डायरेक्ट उसमें यूज होते हैं। जैसे अलमीरा, तो अलमीरा हिंदी का शब्द नहीं है लेकिन हम उसको एज इट यूज करते हैं हिंदी के रूप में। तो ऐसे कई वर्ड हैं। उर्दू लैंग्वेज के भी उसमें शब्द एज इट समाहित हैं, फारसी शब्द भी उसमें तमाम ऐसे ही रख लिए गए हैं। तो जो आपकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, मानक लैंग्वेज होती है, हम कह सकते हैं प्रमाणित भाषा होती है, उसमें कहीं कहीं कई बोलियों का मिक्सअप होता है, मिक्सचर होता है। वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो कोई भी जर्मन की भाषा आप देखेंगे तो उसमें भी ये बात पाई जाएगी। इवन आपकी इंग्लिश को जो है कहीं न कहीं सबसे दुनिया की करप्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो जो करप्ट लैंग्वेज उसको कहा जाता है सिर्फ इसी आधार पर कहा जाता है कि कहीं कहीं वो जो है कई बोलियों को अपने अंदर समाहित किया। वो लैटिन से उसके कई रूट वर्ड निकलते हैं और भी कई चीजों को आप देखेंगे तो उसमें कई वर्ड ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं से लेकर के इंग्लिश को डेवलपमेंट किया गया है। तो आप ये देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जो अगर कॉन्सेप्ट आप डिफाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हम कह सकते हैं कि वह कई बोलियों का क्या है, मिक्सर होता है, मिक्सअप उसमें होता है। तो इस आधार पर भी आप डिफाइन और डिस्कस कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है वह कई बोलियों का क्या है, मिक्सर होता है। एक और टॉपिक हमने लिया है आल्सो यूज्ड एकेडमिक सेटिंग्स। एकेडमिक सेटिंग्स मीन्स क्या है कि आप देखेंगे कि जो हमारी प्रमाणित या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो कहीं कहीं आपके इंस्टीट्यूशंस में या आपके कॉलेजेस में कहीं कहीं उसको मान्यता दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, वहां पर कहीं कहीं इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहीं न कहीं हम लोग एकेडमिक रूप से क्या है, एक्सेप्ट करते हैं और एकेडमिक रूप से उसकी हमने मान्यता दी हुई है। उस पे हम लोग क्या करते हैं, जोर देते हैं कि स्कूलों में प्रमाणित भाषा को हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपकी कक्षा में आपको कहीं न कहीं अपने उसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा जो कि आपके संविधान के अकॉर्डिंग, आपके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं मान्यता प्राप्त हो। बहुत से ऐसे आसपास आप देखेंगे क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं सरकार अलग से एक व्यवस्था करती है सीखने सिखाने के लिए। बट आपके कुछ जो इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपको कहीं न कहीं प्रमाणित भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहीं कहीं लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए आपको जोर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो कॉन्सेप्ट है इन कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम एक ऐसी लैंग्वेज जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो, ऑफिशियली फॉर्म में हो, फॉर्मल सिचुएशन में हो, आर्टिफिशियली प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स उसके हो और सेवरल डायलेक्ट्स का मिक्सअप हो या उसकी जो सेटिंग एकेडमिक हो, एकेडमिक सेटिंग हो, तो निश्चित रूप से अगर इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो यानी कि ये जो वर्चू या ये गुण या कैरेक्टरिस्टिक उसके अंतर्गत पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसे हम लोग क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें लगता है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहीं कहीं इन सब बातों का होना जरूरी है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। हम उसे संवैधानिक रूप से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ कहा
कि कहीं न कहीं अगर कोई किसी देश की लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज वह मानी जाती है जो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, संवैधानिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त होती है। हम उसे प्रमाणित रूप में भी कह सकते हैं कि वह कहीं न कहीं एक्सेप्टेड होती है, स्वीकार होती है अपने समाज के द्वारा, अपनी सोसाइटी के द्वारा और उस देश के गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा भी। तो निश्चित रूप से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहीं न कहीं यह गुण पाए जाते हैं कि वह मोस्टली एक्सेप्टेड होगी, वह फॉर्मल सिचुएशन में होगी, ऑफिशियली फॉर्म के रूप में उसको हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियली प्रेस्क्राइब नॉर्म्स उसमें हो सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ अपने रूल रेगुलेशन उसके बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वह रूल रेगुलेशन के आधार पर ही उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है और उसी के रूप में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वह कई बोलियों को कहीं न कहीं अपने अंदर समाहित रखती है, या हम कह सकते हैं कई भाषाओं का क्या है उसमें सम्मिलन होता है, मिक्सअप होता है। अगर आप देखेंगे चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और भी किसी देश कंट्री की भाषा को आप देखेंगे, चाहे वो उर्दू बोलने वाले लोग हों, चाहे फारसी बोलने वाले लोग हों, आप इन सभी लोगों की सभी लैंग्वेज को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं दूसरी भाषाओं का क्या है समावेश होता है। उसमें केवल एक ही अपने कह सकते हैं मूल भाषा ही नहीं दिखाई पड़ती है, आप वहां देखेंगे तो निश्चित रूप से कई भाषाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। तो हम कह सकते हैं वह की एक मिक्सअप भाषा होती है। और एकेडमिक सेटिंग के रूप में भी हम देखेंगे कि अपने इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस में कहीं न कहीं क्या है वह स्वीकार की जाती है और उसी को मान्यता दी जाती है, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम किसी और लैंग्वेज को प्रेस्क्राइब करते हैं, बट जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है हम उसके माध्यम से अपने एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को अपने चाइल्ड और स्टूडेंट्स को देने का प्रयास करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहीं न कहीं हमने आपको थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास किया, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। और आगे हम ये देख लेते हैं कि होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज क्या है। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम क्लियर आउट करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, बट यहाँ पर भी इस टॉपिक के साथ इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे कि होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर जो डिफरेंसेस है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा होम लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज को कहीं न कहीं हम किस रूप में देखते हैं, हम इसे मदर टंग के रूप में देखते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, प्राथमिक भाषा के रूप में देखते हैं और मातृभाषा के रूप में देखते हैं। और कह सकते हैं सिंपली रूप से कि जो हमारे अपनी फैमिली के द्वारा परिवार में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम होम लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, कि जो हमारे घर में बोली जाती है, हमारे आस पड़ोस में बोली जाती है, या जिसको बोलने में कहीं न कहीं हमको कोई भी हेजिटेशन नहीं हो सकता है और ना ही हमें कहीं उस पर कोई बहुत जोर देना पड़ता है उसको सीखने या सिखाने के लिए। तो उसको भी आगे हम उन चीजों को देखेंगे। जैसा हमने लिखा कि ऑलवेज बी नेचुरल फॉर्म, यानी कि जो हमारी होम लैंग्वेज है वह क्या है नेचुरल फॉर्म में होती है, यानी कि वह अपने के प्राकृतिक परिवेश का उसका एक संरचना होती है, प्राकृतिक परिवेश की अपनी एक बनावट होती है जिसके आधार पर वह कहीं कहीं एक्सेप्ट होती है, उसे हम होम लैंग्वेज कर सकते हैं। और स्कूल लैंग्वेज के रूप में उसे हम देख सकते हैं कि हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, इसको हम कहीं कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, एकेडमिक लैंग्वेज के रूप में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये कहीं न कहीं अब जो है नेचुरल फॉर्म में नहीं होती है। यहाँ पर आर्टिफिशियली नाउन्स को हम लोग जो है निश्चित रूप से जो है एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इसके रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ इसके जो है कहीं न कहीं ग्रामेटिकली इसका अपना एक पोर्शन होगा जिसके आधार पर कहीं न कहीं इसका डेवलपमेंट होता है। तो कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी स्कूल लैंग्वेज होगी वह क्या है एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में इसे हम कहीं न कहीं डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, और ये कहीं न कहीं क्या है नेचुरल फॉर्म में नहीं होती है। यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियली नाउन्स जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो अगर हम डिफरेंसेस की भी बात कर लें, अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे पहला ही टॉपिक क्या है, ऑलवेज बी नेचुरल फॉर्म एंड इट्स नॉट नेचुरल फॉर्म, जिसको हम लोगों ने देखा कि यह क्या है एक नेचुरल फॉर्म में होती है। एक चाइल्ड जो अपने घर में लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो उसे कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है,
किसी प्रकार की उसे भाषा सिखाने की जरूरत नहीं होती है। वह अपनी फैमिली में, अपने समाज के लोगों के द्वारा या अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा वह जो बात सुनता है, समझता है, उसी को कहीं कहीं लर्न करने का प्रयास करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी मदर टंग होती है या जो होम लैंग्वेज होती है, वह कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वह एक नेचुरल फॉर्म में होती है। और उसमें क्या है, उस बच्चे को, उस चाइल्ड को उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कहीं से भी अपना कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। वह एक तरह से उस प्राकृतिक माहौल में उसको क्या है, लर्न करता है, सीखता चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। जैसा हमने कहा कि वह क्या है, इनफॉर्मल वे में होती है। ये क्या है, इनफॉर्मल वे लर्निंग होती है। यानी कि यहाँ का जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, निश्चित रूप से यहाँ कोई एफर्ट नहीं लगाना है और ना ही कोई इसके लिए फिक्स पाथवे है कि हमको इसी रास्ते से जाना है तभी हम इस भाषा को सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, निश्चित रूप से क्या है, यह एक इनफॉर्मल वे में है, नेचुरल वे में सीखी जाती है और यहाँ पर किसी भी चाइल्ड को कहीं से भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। जबकि स्कूल लैंग्वेज जो होती है, वहां पर आपको क्या है, फॉर्मल वे में जाना पड़ता है। जैसा कि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि फॉर्मल सिचुएशन होती है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे स्कूल लैंग्वेज को हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानते हैं, तो यहाँ पर भी नेचुरल फॉर्म के साथ साथ फॉर्मल वे की बात हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्कूल लैंग्वेज को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए कहीं न कहीं से आपको एक फॉर्मल वे में जाना पड़ेगा। उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड नाम्स होंगे, जिसको कहीं न कहीं आपको सीखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको स्कूल लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे सेकंड क्या है, टेलीग्राफिक स्पीच और फुल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के रूप में यह लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में जो है, इसको पिछले वीडियो में भी हमने इस टॉपिक को डिफाइन किया था कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या है और सेंटेंस के रूप में क्या है। अगर आप देखेंगे कोई चाइल्ड जब वो छोटा होता है तो वो क्या है, अपने जब इस भाषा का जो उसका जो सीखने का प्रोसेस है या लर्निंग जो प्रोसेस है, जब वो स्टार्ट होता है तो वह छोटे छोटे वर्ड में हम कह सकते हैं अपने पूरे बातों को कहने का प्रयास करता है। जैसे एक बच्चे को प्यास लगती है तो क्या करता है, मम। तो अगर वो मम बोलता है तो मम का सेंस ही लोग समझ जाते हैं कि उसे पानी चाहिए। यानी उसने अपने एक सांकेतिक रूप से कुछ ऐसे अल्फाबेट को ऐड करके सिर्फ एक वर्ड को एक्सप्रेस किया और उसी के आधार पर उसके पूरे कॉन्सेप्ट को या उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को हम लोग समझ जाते हैं कि उसे प्यास लगी है और पानी पिएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज होती है वह कहीं कहीं टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में ही होती है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस ना बोल करके कहीं न कहीं हम टुकड़ों में अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, या जो इस लैंग्वेज को जानने वाले लोग हैं या बोलने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं विदाउट ग्रामेटिकली 2 वर्ड में 3 वर्ड के सेंटेंस को ही बना करके अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। तो टेलीग्राफिक स्पीच जो है ये होम लैंग्वेज के रूप में जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, मदर टंग के रूप में जानी जा सकती है। और यहाँ पर कहीं न कहीं जो आप अपने कह सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन है या इंटरेक्शन है, वहां पे कोई जरूरी नहीं कि आपको जो है पूरी तरीके से एक पूरा फुल फ्लेश ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही बोले, बट वहां पर आप लोग कहीं कहीं 2 शब्दों के माध्यम से भी अपनी बातों को पूरी तरीके से कह सकते हैं या कहने का प्रयास करते भी हैं। और यहाँ जबकि क्या है, जो स्कूल लैंग्वेज है, तो स्कूल लैंग्वेज में कहीं न कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा फुल सेंटेंस आपके रूप में डिफाइन होगा। अगर आप देखेंगे, अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है तो वह सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि वहां सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, कंप्लीमेंट का पूरी तरीके से पालन किया जाता है। यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा वाक्य नहीं होगा जो ग्रामेटिकली क्या है, एरर करे। तो आप ये देख सकते हैं कि स्कूल लैंग्वेज या जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भी देख सकते हैं
तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आप जो है फुल सेंटेंस के रूप में अपने वाक्य का यूज करते हैं, या वाक्य जो बोलते हैं या सेंटेंस बनाते हैं वो ग्रामेटिकली और प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं जो है परफेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं कि एवरीडे लाइफ यानी कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एवरीडे लाइफ यानी कि जो हमारी होम लैंग्वेज है या मदर टंग है, यह क्या है, हमारे जो जीवन के साथ या हमारी लाइफ के साथ क्या है, इसका अटैचमेंट होता है। यह केवल जो हमारे जीवन की प्रक्रिया है, जब एक चाइल्ड जन्म लेता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वह ग्रोथ करता है, और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वैसे ही उसकी भाषा का विकास भी उसके साथ साथ चलता रहता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जो मदर टंग है या होम लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर एवरीडे लाइफ यानी कि उसके जीवन के जो उसका प्रत्येक जीवन का जो एक क्षण है, या जो उसके जीवन की कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, या उसका डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उस व्यक्ति का, उस चाइल्ड का या उस पर्सन का, तो कहीं न कहीं जो लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, वह उसके साथ अटैच होती है। उसमें कहीं से ऐसा कुछ भी जैसे नहीं होगा कि हम बच्चे के ऊपर कुछ थोप दिए हैं, या कहीं कहीं उसके ऊपर हम लोगों का क्या है, प्रेशर है कि आपको ऐसा करना ही है। ये कहीं कहीं उसके जीवन की प्रक्रिया के साथ, या हम कह सकते हैं कि लाइफ डेवलपमेंट के साथ इस लैंग्वेज का विकास होता रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको जरा सा भी प्रेशर ये नहीं होगा कि हमें इसको सीखना है। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, आपकी गति होगी, आपके जीवन का डेवलपमेंट होगा, आपके लाइफ का डेवलपमेंट होगा, वो उसी प्रोसेस के साथ जो है होम लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता रहता है, वो साथ में आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। बट अगर हम कहीं देखेंगे स्कूल लैंग्वेज के रूप में, तो कहीं कहीं यहाँ पर क्या है, हम उसे चुनते हैं, इट चूज टू बी, या उसे हम कह सकते हैं कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। कि जब बच्चा कहीं न कहीं स्कूल्स में जाता है, कॉलेजेस में जाता है अपने, तो उसे वहां पर कहीं न कहीं एक भाषा जो है लर्न कराई जाती है, एक भाषा सिखाई जाती है, जिसके आधार पर क्या है, वह एक नई भाषा का वहां पे चूज करता है। वह हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच जर्मन भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, जो कई भाषाएं हमारे समाज में, वर्ल्ड में, दुनिया में पाई जाती हैं, वो कहीं न कहीं उसमें से उसको चयन करने का प्रयास करता है, उसको सेलेक्ट करने का प्रयास करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्कूल लैंग्वेज के रूप में कोई भी चाइल्ड, कोई भी पर्सन, वो क्या करता है, एक नई भाषा को सेलेक्ट करता है, यहाँ पे चूज करता है, उसके कहीं न कहीं अपनी अकॉर्डिंग, अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, या अपने करियर के अकॉर्डिंग, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि वह यहाँ पर सिलेक्ट करता है, और वह उसके लाइफ का एक न्यू एस्पेक्ट हो सकती है वो भाषा। वो कहीं जरूरी नहीं है कि जिसको वह पहले से जानता हो, वह यहाँ पर एक नई भाषा को जानने का प्रयास करेगा। तो निश्चित रूप से उसके जीवन का कहीं न कहीं एक ऐसा न्यू एस्पेक्ट हो सकता है, नई प्रक्रिया हो सकती है। तो स्कूल लैंग्वेज के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चाइल्ड को, स्टूडेंट्स को, या किसी व्यक्ति या पर्सन को क्या है, एक नई भाषा सीखने की कह सकते हैं कि यहाँ पे पहल हो सकती है, या उसे रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक और टॉपिक हमारा आगे है, कल्चरल एस्पेक्ट्स इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, या जो सांस्कृतिक रूप से, या हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन के रूप में भी अगर हम यहाँ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता के रूप में जो होम लैंग्वेज है या मदर टंग है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक जो उसकी भाषा है, मदर टंग या प्राइमरी लैंग्वेज, उसमें कहीं कहीं उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसे कोई जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, या पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, या कह सकते हैं कि हर, जैसे अपने देश की बात करें तो हर स्टेट में अपनी एक अलग भाषा है, उसकी अपनी, उसके अंदर भी अलग अलग जगहों पर उसकी अपनी बोलियां हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जैसा उनका कल्चर होता है, जैसा उनका समाज होता है, जैसी उनकी सभ्यता होती है, उसी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं उनकी अपनी मातृभाषा भी होती है। और उस मातृभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह चाइल्ड का या पर्सन या व्यक्ति के जीवन में
उसका एस्पेक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कल्चरल रूप से भी कहीं न कहीं जो है मातृभाषा डिफाइन होती है। हम कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज है या मातृभाषा है या प्राइमरी लैंग्वेज है, वहां पर देखेंगे तो कल्चरल एस्पेक्ट्स के रूप में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यह प्ले करता है। यानी कि संस्कृति और सभ्यता के अकॉर्डिंग भी मातृभाषा जो है डिफाइन होती है, या उसी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं उस चाइल्ड को वह भाषा लर्न होती है या सिखाई जाती है या वह सीखने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स के रूप में जो है होम लैंग्वेज कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सपोज दैट करिए जब हम स्कूल में जाते हैं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में कोई अपनी एक अलग भाषा, मातृभाषा के अलावा कुछ अलग मानक या प्रमाणित भाषा सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, जैसे कुछ इस बच्चे हैं इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जो इंग्लिश लिटरेचर है वो हमारे आपके लाइफ से कहीं कोई कोरिलेट नहीं करता है। लेकिन हम स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर हमें क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है और हम उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से उस लैंग्वेज का हमारी कल्चर से, हमारी सोसाइटी से या हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसको हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जाकर के लर्न करते हैं। हम जर्मन जाके सीखते हैं, हम फ्रेंच जाके सीखते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कि निश्चित रूप से जब हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जो हमें दूसरी लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में लर्न करने के लिए मिलती है, या वो चाहे कोई भी भाषा हो, उसका हमारे कल्चरल या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक या सभ्यता से कहीं न कहीं कोई मतलब नहीं होता है। उसमें कहीं न कहीं उसके कोई एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। वह प्योर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से क्या है, एक सिलेक्टेड भाषा के रूप में हम उसे यूज करते हैं या वहां पे चयन करते हैं। तो वो चाहे इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जो हमारे कल्चर से कहीं से भी कोरिलेट नहीं करती, बट वहां हम जाकर के स्कूल में क्या है, लर्न करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर स्कूल लैंग्वेज में की बात करें तो कल्चर को जो है इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, संस्कृति को इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, जबकि मदर टंग या होम लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज में हमारा कहीं कहीं सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है कल्चरल को हम लोग एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि उसी के आधार पर जो है एक चाइल्ड जो है लर्न करता है लैंग्वेज को। आगे हम देख सकते हैं मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि इस आधार पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हमें होम लैंग्वेज को सीखना है तो निश्चित रूप से यहाँ किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि हम बार बार ये कहते हैं कि एक चाइल्ड जब घर में जिस संस्कृति और सभ्यता में जन्म लेता है तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है या जो उनकी अपनी मातृभाषा है, उसमें कहीं न कहीं उस बच्चे को लर्न करने में, सीखने में कहीं से भी कोई सी भी प्रकार का क्या एफर्ट नहीं लगाना है। कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कंसाइज एफर्ट नहीं हो सकता है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक चाइल्ड जो है नॉर्मल तरीके से जैसे उसकी लाइफ ग्रेजुअली डेवलप करती है, उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से उसके लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज के लिए किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। मदर टंग को सीखने के लिए किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि स्कूल लैंग्वेज में कहीं कहीं मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज दैट अगर आपको कोई भाषा सीखनी है, अदर्स आपकी जो मातृभाषा से डिफर है, अदर भाषा के रूप से हम देखते हैं, तो वहां पर आपको कहीं न कहीं एक मोटिवेशन होना चाहिए। अब वो मोटिवेशन आपका इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि या तो आपके अंदर से इच्छा जागृत हो कि हमें इंग्लिश को सीखना है, लर्न करना है, तो आप उसे जाकर के सीखेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे एक्सट्रोवर्ट के रूप में कि उसका करियर ऑप्शन के रूप में अगर आप देखेंगे कि इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या कह सकते हैं कि यह ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो इन सब कॉन्सेप्ट के आधार पर भी आप चूज कर सकते हैं, डिस्कस और डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी सब्जेक्ट लर्न करनी है या कौन सा विषय या कौन सी भाषा हमें
सीखनी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, और इस जगह पर आप देखेंगे जो स्कूल लैंग्वेज है, स्कूल लैंग्वेज में आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लाना होगा या बाहर से ही कहीं कहीं आपको मोटिवेट किया जाए कि आप ये लैंग्वेज सीखिए या लर्न करिए। अब वो चाहे इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है। तो इन द सेंस हम इन सब चीजों को देख सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि आपको सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेशन रिक्वायरमेंट है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तभी आप जाकर के क्या है जो है स्कूल लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट आपके होम लैंग्वेज में कहीं से भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इसको हमने थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया है। हमने कुछ टॉपिक्स के आधार पर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे हम कह सकते हैं, मानक भाषा किसे हम कह सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के आधार पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसी लैंग्वेज जो कहीं कहीं वाइडली रूप से क्या है एक्सेप्टेड हो, फॉर ऑफिशियली फॉर्म के रूप में डिफाइन हो, फॉर्मल सिचुएशन के रूप में डिफाइन हो, आर्टिफिशियली जो है प्रिस्क्राइब उसमें नॉर्म्स हो, वो कहीं कहीं सेवरल डायलेक्ट्स का मिक्सअप हो, और हम कह सकते हैं एकेडमिक सेटिंग्स के रूप में हम उसे यूज करते हो, ऐसी लैंग्वेज को हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं, मान सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसी तरह से हमने देखा होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज, या इसे होम लैंग्वेज को हम कहेंगे डायलेक्ट के रूप में भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है, जो बोली होती है, वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर तमाम ऐसी बोलियां बोली जाती हैं। उनका अपना एक छोटा एरिया हो सकता है, ब्रॉड एरिया भी हो सकता है, बट जो स्कूल लैंग्वेज होती है वो कहीं कहीं प्रिस्क्राइब नाम के अकॉर्डिंग होती है। हम इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भी देख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मातृ लैंग्वेज कह सकते हैं, मातृ भाषा के साथ या मदर टंग के साथ साथ हमें अपने सेकेंडरी लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करना है। और हमारे कोठारी कमीशन से लेकर के अभी की जो नई शिक्षा नीति है वह इसको भी एक्सेप्ट कर रही है। तो आज की जो हमारी क्लास रही इसी पे बेस रही, और हमें लगता है कि कहीं कहीं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं अगर अगले वीडियोज में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू।